फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, और उन सभी रीजंस को हम जानेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बैकग्राउंड से। 1774 में लुईस 16, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें फ्रांस की गद्दी मिलती है। वो फ्रांस के राजा बन जाते हैं। 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह होता है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट सिर्फ उनकी रानी ही नहीं, बल्कि एक बहुत बुरी सलाहकार भी थी। इनकी सलाह जब भी राजा मानते थे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। जब राजा गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया। ये समस्या थी कि उनका जो पूरा राजकोष है वो खाली था, इनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, इनके पास पैसा क्यों नहीं था, इनका राजकोष खाली क्यों था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जो फ्रांस था वो बहुत लंबे समय से युद्ध में इन्वॉल्व था, बहुत सारे वॉर्स में ये लोग इन्वॉल्व थे, जिसके वजह से इनके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे, इनके पास कोई धन नहीं बचा था। साथ ही इन लोगों का जो मेंटेनेंस था वो बहुत ज्यादा था, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि राजा और रानी दोनों ही बहुत खर्चीले थे, इनका स्वभाव काफी खर्चीला था। साथ ही ये बिल्कुल एक जो वैसा जीवन होता है जिसे भव्य जीवन कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें होती है, वो सारी चीजें वैसे एंजॉयमेंट के साथ ये लोग जीते थे, जिसमें बहुत खर्चा होता है। तो इसीलिए जो इनका पूरा कोर्ट का मेंटेनेंस है, इनके पूरे महल का जो मेंटेनेंस है, वो करने में बहुत पैसा चला जाता था। ये लोग पूरी जनता से, आम लोगों से अलग होकर के एक पैलेस में रहते थे, जो कि वर्सेलिस का पैलेस था, और इनका जो महल था काफी बड़ा था, काफी भव्य था, और उसे बनाए रखने में बहुत धन खर्च हो रहा था। अगली चीज थी कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हमेशा ही तनातनी चलती रहती थी। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे। तो फ्रांस और ब्रिटेन में जो लड़ाइयां चल रही थी वो और दुनिया में भी फैलती गई। एक्चुअली में 13 ऐसी अमेरिकन कॉलोनीज थी जिसके ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था। तो इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस ने बहुत हेल्प की। तो जब फ्रांस ने इनकी हेल्प की तो फ्रांस को बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ा। तो इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा धन तो गवाया, लेकिन इन्हें बहुत कुछ मिला नहीं। एक्चुअली में ये सिर्फ इन्होंने ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए किया था। तो ये जो नीचा दिखाने के लिए, ईगो के चक्कर में ये चीज इन्होंने की, और इसके पीछे और भी रीजंस हैं जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखेंगे। लेकिन यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ ब्रिटेन से बदला लेने के लिए इन्होंने किया था। जब ये काम इन्होंने किया तो अब इनके ऊपर करीब करीब 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा आ गया। लिवर्स जो है उस टाइम, लिवर्स या लिवरेस कह सकते हैं, जो कि करेंसी थी उस टाइम फ्रांस की, और अब इनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था कि उसके ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे थे। जो लेंडर्स थे जिन्होंने ये कर्ज इसे इन स्टेट को दिया था, तो इन लोगों ने, इन लेंडर्स ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है चार्ज करना शुरू कर दिया। तो जो भी लोन था उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता था। तो जो भी बजट था स्टेट का, वो पूरा सरकार का जो बजट है उसमें से बहुत ज्यादा पैसा इनका इंटरेस्ट को पेमेंट करते करते चला जाता था। तो कर्जे के जाल में ये लोग फंसे हुए थे। इनके महल का खर्चा बहुत ज्यादा था, युद्ध में ये लोग इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा खर्चीले थे, जनता से बिल्कुल कटे हुए थे, अच्छे निर्णय नहीं ले सकते थे। ये सभी रीजंस बने फ्रांसीसी क्रांति के, और आगे और भी रीजंस इसमें जुड़ते गए, वो हम देखेंगे। अब इनके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो भी चलाना मुश्किल हो रहा था। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वो जो रोजमर्रा का काम है, वो भी अब नहीं हो पा रहा था। तो अब आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, सारा पूरा गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है उसे रन करना है, यूनिवर्सिटीज को चलाना है। ये सारी चीजों के वजह से सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम टैक्सेस को इंक्रीज करें, टैक्सेस को बढ़ा दें। जब हमें ज्यादा टैक्स मिलेगा तो हो सकता है कि हमें फिर ज्यादा पैसा मिले, तो हम ये सारी चीजें आसानी से मेंटेन भी कर लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी, टैक्सेस बढ़ाना इतना आसान नहीं था। उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे बढ़ाया जाएगा। पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जो फ्रेंच सोसाइटी है 18th सेंचुरी में, वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में। इसे आप कह सकते हैं कि जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था थी,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको याद होगा, जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू लेसन में बताया था कि हम सारी चीजों को कोरिलेट करके चलेंगे। थोड़ा वक्त चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन हमें पूरी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो जैसा कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वो वाला जो सिस्टम था, तो चतुर्वर्ण वाला जो सिस्टम था इंडिया में, समझ लीजिए कुछ कुछ ऐसा ही था फ्रांस में। यहाँ पे भी सोसाइटी डिवाइडेड थी। समझ लीजिए जो सबसे ऊपर का जो दर्जा था, जैसे कि ब्राह्मणों को यहाँ पे मिला हुआ था, वैसा ही फ्रांस में मिला हुआ था क्लर्जीज को। क्लर्जी जो है, जैसे कि ब्राह्मण कौन होते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार जो सबसे ऊंचे दर्जे पे देखे जाए, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म के अनुसार सबसे ऊंचे दर्जे पे कौन देखे जाएंगे, जो कि फादर्स हैं, जिनके पास चर्च के ओनर्स हैं, जो चर्च को ओन करते हैं, चर्च को चलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे चर्च को चलाने वाले फादर्स, ऐसे नोबल्स जो हैं, वो लोग आ रहे थे फर्स्ट एस्टेट में। सेकंड एस्टेट यानी कि जो दूसरा ग्रुप था, उसमें आ रही थी नोबिलिटी, जो कि बड़े बड़े जमींदार हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ कौन थे, क्षत्रिय थे। यहाँ पे कौन है, बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि जमींदार हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, और इसमें मिनिस्टर्स आ जाते थे। और जो तीसरा स्टेट है वो नीचे का है, जिसमें आप वैश्य और शूद्रों को आप कह सकते हैं कि वो है यहाँ फ्रांस के वैश्य और शूद्र। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, कुछ छोटे मोटे कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी यहाँ पे थे, और साथ ही कुछ फार्मर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, और छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं, किसान होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होती हैं। ये सारे लोग थर्ड एस्टेट में आते थे, जो कि सबसे नीचे का दर्जा था। एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि ये वाला जो तबका है, ये वाले जो थर्ड एस्टेट वाली जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, ये बिल्कुल स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। इन्हें बहुत छोटा माना जाता था, इनसे फ्री में बहुत काम करवाया जाता था। ये अकेले टैक्स पे करते थे, इन दोनों ग्रुप्स को कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। सारा का सारा बोझ टैक्स का इनके पास था। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारी चीजें इन्हें करना पड़ता था। तो ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ये लोग राजा से काफी परेशान थे। 60% जो लैंड है, जो जमीन का हिस्सा है, वो नोबल्स के पास था, चर्च के पास था, बड़े बड़े मेंबर्स के पास, जो रिच लोग थे उनके पास था। और जो चर्च है उसके पास काफी सारे प्रिविलेजेस भी थे। ये लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जिसे कहते हैं तीथिस। तो ये जो टैक्स होता था, ये पीजेंट्स के द्वारा दिया जाता था। किसान ये लोग जो टैक्स देते थे। और इसके अलावा ये और जो किसान लोग हैं, ये जो थर्ड एस्टेट है ये वाला, ये और दूसरे टैक्स भी देते थे, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता था, जिसे कहते थे टाइले। और इसके अलावा उनके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो एवरीडे कंजप्शन के आइटम्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको, जो भी वो कंज्यूम करते थे, उसके ऊपर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। हर चीज के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। मतलब इनकी जिंदगी जो है बहुत ही ज्यादा दयनीय है, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और ये लोग बहुत परेशान थे। तो एक तरह से इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन सा आ गया था। इतना ज्यादा ये लोग टैक्स दे रहे थे, वो भी अकेले, पूरे देश का खर्चा अकेले यही चला रहे हैं। तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो पूरी पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो करीब करीब 23 मिलियन की हुआ करती थी 1715 में। लेकिन 1789 तक आते आते ये 28 मिलियन हो गई। अब बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में। जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा भूख होगी, तो ज्यादा अनाज चाहिए होगा। लेकिन अनाज इतना नहीं था, तो डिमांड्स जो थी फूड ग्रेन्स की वो बढ़ने लगी। लेकिन पैदावार इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी उपज नहीं हो रही थी। तो प्रोडक्शन जो था ग्रेन्स का, वो पेस नहीं रख पाया डिमांड के साथ। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। ऐसे में प्राइसेस जो है वो राइज हो गए, बहुत ज्यादा हाइक हो गए, बहुत महंगाई बढ़ गई। जैसे हम लोग रोटी, चावल, सब्जी, दाल खाते हैं, ये हमारा स्टेबल डाइट है। तो वहां के लोगों का स्टेबल डाइट था ब्रेड। वो लोग ब्रेड खाते थे, ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ब्रेड का बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया था, तो इसलिए सभी लोग जो हैं, मेजॉरिटी इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। इसके अलावा जो वर्कर्स थे, जो कारीगर थे, जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, उनके वेजेस फिक्स थे, उनकी सैलरी फिक्स थी, जो कि बढ़ाई नहीं जाएगी। अब महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 18वीं सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप का इमर्जेंस हुआ, जिसे हम मिडिल क्लास कह सकते हैं।
मिडिल क्लास ऐसे लोग थे जिन्होंने काफी पैसा कमाया और इन्होंने जो है सिल्क टेक्सटाइल्स को और वुलन कपड़ों को बेच करके बाहर एक्सपोर्ट करके या रिच लोगों को बेचकर उन्होंने काफी पैसा कमाया। ये सोसाइटी में इम्पोर्टेंट हो गए और इसमें काफी मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स आते थे। और याद रखिए थर्ड स्टेट हालांकि वो सबसे नीचे का तबका है, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ प्रोफेशनल्स थे जो कि लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। तो इसमें बहुत एजुकेटेड लोग भी थे जो कि बिलीव करते थे कि बर्थ के ऊपर, जन्म के ऊपर किसी को इस तरह से अधिकार नहीं मिलने चाहिए, किसी को इस तरह से बांटना नहीं चाहिए। कोई भी जो सोशल पोजीशन है इंसान की वो उसकी मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए। वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना कुछ कर सकता है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना पढ़ा लिखा है, ये चीज पहले कंसिडर करनी चाहिए। ये सारे जो आइडियाज थे जो कि एक सोसाइटी की बात करते थे, जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज के ऊपर बेस होगा, जो कि अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बेस होगा, ये सारे जो आइडियाज हैं इन्हें बढ़ाया कुछ फिलोसफर्स ने। ये जो फिलोसफर्स थे ये थे जॉन लॉक और जीन जैकनेस रूसो। इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी, ऐसी रचनाएं की जिसके द्वारा लोगों के अंदर एक आग लगी कि हाँ, हमें भी अपने हित के लिए लड़ना होगा और अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना होगा। तो इनमें से रूसो ने एक किताब लिखी द ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने बात की कि जो डॉक्ट्रिन है डिवाइन का, एब्सोल्यूट राइट का, मोनार्क का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। राजा के ऊपर जो निरंकुश राजा का शासन है, जो उनकी शक्तियां हैं, उन्हें कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। वो कोई डिवाइन उनको राइट नहीं मिले हैं, कोई एब्सोल्यूट राइट, कोई ऐसी पावर उन्हें नहीं मिली है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इसके अलावा रूसो ने एक आइडिया को बढ़ाया जो कि बात करता था कि गवर्नमेंट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए, जहां पे वो अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ और उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनके साथ मिलजुल कर पूरा शासन चलाती है। एक बात की गई द स्पिरिट ऑफ लॉज की। ये जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये प्रपोज किया गया था, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दिया जाना चाहिए, एक सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि आज हम इंडिया में भी देखते हैं। ये एक ऐसा मॉडल था गवर्नमेंट का जो कि यूएसए में फोर्स किया गया। आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में बताया था 13 कॉलोनीज थी जिन्हें बाद में स्वतंत्रता मिली ब्रिटेन से, और इन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी दी कि इंडिविजुअल राइट्स होंगे और इस तरह का मॉडल होगा जहां पे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के अलग अलग पावर्स होंगे। और इसे बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरह देखा गया पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक और बात थी, इस बीच में एक अफवाह कह लीजिए या एक समाचार था जो फैल रहा था, वो ये कि लुईस 16 राजा ये चाहते थे कि वो टैक्सेस को बढ़ाएं। हमने देखा था पिछली 2 स्लाइड्स में कि वो टैक्सेस बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे थे, उनके खर्चे ज्यादा थे और आमदनी कम थी। तो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्सेस को बढ़ाने के बारे में सोचा। लेकिन राजा अकेले टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता। एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि जो मोनार्क है, जो राजा है, वो टैक्सेस तभी इम्पोज कर सकता है अगर उन्हें स्टेट जनरल का साथ मिले। यानी कि एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जो कि स्टेट जनरल की मीटिंग होगी, जहां पे ये प्रपोजल रखा जाएगा नए टैक्स का और ये स्टेट जनरल ही उस टैक्स को आगे बढ़ाएगा। अब स्टेट जनरल क्या है? ये एक पॉलिटिकल बॉडी है जहां पे तीनों स्टेट, यानी कि वो तीनों ग्रुप जिनके बारे में हमने बात की थी, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजेंगे और फिर मोनार्क डिसाइड करेगा उन लोगों के साथ मिलके कि आगे कैसे टैक्सेस को बढ़ाना है। तो वोटिंग राइट्स थे उनके पास, हर एक ग्रुप के पास एक एक वोट होता था। और लुईस 16 ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और कहा कि ठीक है, जो तीनों स्टेट हैं, ये जो 3 स्टेट हैं, यहाँ पे हमने देखा था इन तीनों के पास एक एक वोट है, एक वोट इनका, एक वोट इनका, एक वोट इनका। तो ये एक परंपरा थी